हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 41। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। कैसा लगा आपको कल का एपिसोड। हाय दिल टूटने का दर्द कोई आशिक से पूछिए, वो उसे मोहब्बत की निशानी ही बताएगा। आज जो एपिसोड होने वाला है उससे मैं बस कुछ अल्फाजों में आपको बयां करने वाली हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा इसमें। बस कुछ झलक है, बाकी जो इमोशंस और फीलिंग्स है वो सिंगल लोगों को भी इमोशनल कर देंगी। आई होप। कुछ अल्फाज आज के एपिसोड के नाम। कि जा लिख दिया तेरे इश्क में खुद को अजाब मैंने, कर दी तेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मैंने, कर लिया अपने हाथों से अपना ही क्रियाक्रम, उठा ली फिर खुद से ही अपनी लाश मैंने, बड़ा शौक था ना तुझे इश्क के अंगारों से खेलने का, तो जा बुझा ले जाके क्योंकि तेरे इश्क में तेरे आशियाने को लगा दी आग मैंने। आते हैं स्टोरी पे। हमें दिखाते हैं सौम्या को जो कि एक जख्मी दिल और जख्मी कदमों से रूफटॉप से बाहर निकल रही थी। हाथों में मुंह में चोट के निशान थे, आंखों में आग और समुंदर का एक सैलाब था, एक ठहराव था। बालों का बिखरना, क्या बोलूं, पाँव में हाथ में छाले पड़ गए थे, चेहरे पे कट्स लगे हुए थे। जब उसके कदम आगे बढ़े तो उसकी सजाई हुई दुनिया उसके ही पैरों के नीचे कुचली जा रही थी। बलून्स फूट गए थे, फूल बिखर गए थे, कैंडल्स बुझ गई थी, जैसे उसकी मोहब्बत भी उसके कदमों में मर रही हो। इस वक्त हवा में सिर्फ एक चीख थी, उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी खामोश चीख। उसने हर एक चीज़ खुद से सजाई थी, जैसे किसी मंदिर में अपनी मूरत सजानी हो, जैसे किसी मंदिर में अपनी मोहब्बत की मूरत रखनी हो। लेकिन क्या करे, हर चीज़ में उसकी पागल आशिकी की धड़कन थी जो धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ रही थी, जो इस वक्त सिर्फ इसीलिए धड़क रही थी कि उसे ये चीज़ रिधि के मुंह से सुनना था। वो इसी हाल में अपनी बाइक तक आती है, उसके पास उसका ग्रुप आता है, मैम भी आती है और कहती है सौम्या तुम कहाँ जा रही हो, देखो अभी हालत तुम्हारी सही नहीं है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सौम्या यार शेर के सांसें चल रही थी, किसी का सहारा ले ले, उसकी तौहीन थी ये। और वैसे भी इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी की बात पे उसे यकीन आ जाए। वो अपनी बाइक में बैठती है और अब रेस देती है बाइक को। पता नहीं किस तरह आज वो ड्राइव कर रही थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और हमें दिखाते हैं रिधीज मेंशन, जो आज पूरा सजा हुआ था। पूरे मेंशन को सिक्योरिटी गार्ड ने घेर रखा था। ज़्यादा नहीं, बस 5 या 6 लग्जरी कार वहाँ रुकी थी। उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और क्लोज फ्रेंड को बुलाया था। आज उनकी एक डील फाइनल हुई थी, एक प्रोजेक्ट जो लाइफ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला था इन्हें। और वो प्रोजेक्ट 2 लोग फाइनल करने वाले थे, रिधि के पापा और राज के पापा, जो गहरे दोस्त थे। और वहाँ पार्टी चल रही थी। बाहर गार्डन एरिया में लगा हुआ था कैटरिंग का सेटअप, जहाँ लग्जरी आइटम्स बन रहे थे नामी शेफ्स के द्वारा। और सौम्या की बाइक रुकती है मेंशन के आगे और वहाँ के गार्ड्स जैसे सौम्या को देखते हैं, वो उसकी हालत देख के उस पर तरस खा लेते हैं। उनको लगता है कि यार किसने पीटा इससे, बट उसकी आंखों में नहीं देखा था उन्होंने। सौम्या धीरे धीरे अंदर जाने को होती है कि उसी पल उसे एक गार्ड रोकता है जो बाहर पे ही था और कहता है आप अंदर नहीं जा सकती हो। और आप कौन हो, यहाँ कैसे, आपको देख के तो लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाने की नीड है। सौम्या बस एक बार पल के उठा के देखती है उसे, और जैसे उसकी आंखों में गार्ड देखता है, भाई कुछ पलों के लिए वो सहम सा जाता है और उससे ये नॉर्मल नहीं लगता। वो समझ जाता है सब कुछ और वो कुछ एक्शन लेता। सौम्या एक अजीब हंसी हंसती है, एक अजीब हंसी हंसती है और उसे कुछ पता चलता। उसके सीने पे ऐसा वार होता है कि वो होश गंवा के 4 कदम पीछे जा गिरता है और वो अपनी राइफल संभालने को होता है कि कुछ एक्शन लूँ, कि कुछ सेकंड के हिसाब से, कुछ सेकंड के बाद सेकंड के हिसाब से दूसरा वार उसके हाथ पे होता है और वो हाथ के दर्द को सहन नहीं कर पाता।
और उसकी राइफल उसके हाथ से स्लिप होके हवा में रह जाती है और सौम्या अगले ही सेकंड उसे कैच करके अपने बस में कर लेती है। और वो पहला गार्ड था और अब बढ़ती है वो आगे। यहाँ जिसकी नज़र उस पर पड़ती है वो सब उसको रोकने के लिए, गार्ड्स लोग वो उसे रोकने के लिए पहले तो हल्के में लेते हैं कि मान जाएगी, बट दूसरे ही पल उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये क्या बवाल है। दूसरे ही पल किसी का हाथ उनके शरीर पे तड़पता है, किसी का पैर उनके शरीर पे तड़पने लगता है और अब फायरिंग करते हुए वो आती है मेन गेट पे, जो कि आज ओपन था। और सौम्या अपने कदम रखती है अंदर और उसने बस 2 कदम ही रखे थे कि वहाँ का हर एक शख्स इस तबाही पे नज़र गड़ाए बस खड़ा रह जाता है। जो इस पे देखता है वो बस देखते रह जाता है। और ठीक सामने थी हुस्न की मलिका, दिलों की कातिल, द वन एंड ओनली रिद्धि, और उसके ठीक बगल राज और उनके साथ उनकी फैमिली थी। और इनका ध्यान अभी नहीं गया था वहाँ क्योंकि म्यूजिक ऑन था, लेकिन सौम्या का ध्यान अच्छे से चला गया था। उसके हाथों में वो राइफल मानो जम सी जाती है जब वो रिद्धि को इतनी प्यारी साड़ी पहने तैयार होता देखती है। उसकी आंखें अजाब बन गई थी। जो उसमें देख रहा था उन्हें जहर के समुंदर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और म्यूजिक चल रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे और सौम्या खड़ी खड़ी सिर्फ रिद्धि को तक रही थी। और अब वो देखती है कि रिद्धि के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई है और यहाँ सौम्या के अंदर जो बचा कुछ अरमान था वो भी खाक हो जाता है जब वो देखती है कि राज धीरे धीरे कोशिश कर रहा था। उसने ट्राई, मतलब वो डर भी रहा था बट बस ट्राई कर रहा था वो रिद्धि की कमर को छूने का, लाइक होता है ना पीछे से पकड़ते हैं थोड़ा सा, साथ में खड़े हैं तो। और सौम्या यार छूने दे, ये उससे मंजूर नहीं था। वो एकदम राइफल सेट करती है और ठीक इनके ऊपर लगा झूमर को निशाना बनाती है और राज का हाथ रिद्धि तक पहुंचता। आफ्टर अ सेकेंड जस्ट फायर, जिसकी आवाज़ में वो चीख थी कि रिद्धि के कानों से होते हुए उसकी रूह तक वो चीख कंपन पैदा करती है। और रिद्धि के पापा ना एकदम रिद्धि का हाथ खींच के अपनी ओर करते हैं और रिद्धि अपने पापा के सीने से जा लगती है और झूमर जमीन पे चकनाचूर हो जाता है। और अब सब हैरान, अब देखती है रिद्धि सामने और वो बस वहीं फ्रीज हो जाती है यार। और सौम्या का ये एक्शन लेना था कि उसके चारों ओर दर्जनों गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, गन पॉइंट कर लेते हैं, पर सौम्या की पलकें अभी भी नहीं झपकती, ना डर ना कुछ, बस उसकी आंखों में आग, आंसू और कुछ सवालों का तूफान था आज। यहाँ सौम्या इस वक्त कितना भी स्किल दिखाए, अगर वो एक और कदम लेती तो वो मार दी जाती, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि जैसे ही गार्ड्स ने सौम्या को घेरा था रिद्धि एकदम अपने पापा को देखती है। उसकी आंखों में एक तूफान था जो शायद वो किसी को जाहिर नहीं करना चाहती थी, खासकर सौम्या को। वो अपने पापा को इस कदर देखती है कि नहीं, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आदत ही ऐसी थी, वो जितना तड़पती उतना वो खुद तक रखती। उससे अपनी फीलिंग्स बताना, जताना, किसी को कुछ कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसके पापा उसी पल सबको कहते हैं कि नहीं, कोई गन नहीं चलाएगा, सब खामोश रह जाते हैं। और कहाँ का डीजे यार, कहाँ का म्यूजिक, सब लोग कांपने लगते हैं और साइड हो जाते हैं। और अब बढ़ती है आगे वो, रिद्धि उससे काफ़ी दूर थी और रिद्धि तक पहुँचती, तभी रिद्धि के पापा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एकदम सौम्या के सामने आ जाते हैं। और सौम्या देखती है उन्हें और वो कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्यों आई हो यहाँ। आई नो, तुम्हारे जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुमने मेरी बच्ची को किस लिए फंसाया है, पैसों के लिए ना? बताओ कितने चाहिए, मैं अभी के अभी तुम्हें इतने पैसे दे सकता हूँ जितने तुमने पूरी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारे हाथों से रिद्धि तो जाएगी ही, साथ साथ जान भी जाएगी तुम्हारी, समझ रही हो? और सौम्या उनकी बातों पे देखती है रिद्धि को और कहते हैं वाओ ग्रेट, जब खुद बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो ये बात अपने बाप से बुलवा लिया। तुमने, बोलो और सुन लो, ये पैसों रोब का घमंड उससे दिखाना जिसे इसकी चाह हो। सर फ्री हूँ मैं, मुझे अखलाक का नशा है या तरबियत का असर, लात मार के चली जाती हूँ ऐसे दौलत पे मैं। और एकदम
उन्हें साइड कर खुद से आ जाती है रिधि के सामने। और रिधि तो बस यार उसे देखती रह जाती है। यहाँ सौम्या कहती है, मेरी जान, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुम्हें पता, अभी भी ये दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सच है। रिधि कुछ कहे, उसकी हालत ऐसी नहीं थी। और सौम्या कहती है, बस कुछ सवालों का जवाब देना, कुछ सवाल पूछूंगी, जवाब दे देना मुझे। यहाँ रिधि अब नहीं रोक पाती खुद को। जब वो सौम्या के मुंह से खून आता देखती है, वो एकदम सौम्या के पास आ जाती है और उसका चेहरा हाथों में लेती है और कहती है, तुम ठीक हो? और तुम ना अभी होश में नहीं हो। हम करते हैं ना, बाद में बात करते हैं, प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी, चले जाओ प्लीज। यहाँ सौम्या एकदम उसे खुद से दूर करती है और अपनी गन कोक करती है और निशाना बनाती है राज को। और रिधि के डर के मारे हालत खराब। और रिधि देखती है पीछे, जहाँ सारे गार्ड्स, लगभग 50 गार्ड्स सौम्या को निशाना बनाए खड़े थे। अगर एक भी कदम सौम्या गलत बढ़ाती, दूसरे ही पल उसकी सांसें रुक जाती। और रिधि अच्छे से जानती है ये चीज़ें। रिधि देखती है सौम्या को और अगेन वो उसके पास आके उसकी शर्ट को जकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मेरी बात मान लो, लास्ट बार मेरी बात मान जाओ, अभी चले जाओ। हर बारी ऐसा पागलपन जरूरी नहीं होता है यार, कभी कभी शेर भी घुटने टेक लेता है अगला वार करने के लिए, प्लीज मान जाओ, शांत हो जाओ। सौम्या अगेन रिधि को एक हाथ से दूर करती है खुद से और कहती है, मेरे सवालों के जवाब देना बस। क्या क्या वो झूठ था, तुम्हारा बदला था जो तुमने मेरे साथ खेला? जो मुझे तनु ने बताया, क्या वो सब सच था? तुम्हारा मुझे प्यार करना, तुम्हारे मेरे करीब आना, क्या वो सच था या बस झूठ? रिधि की दुनिया हिल जाती है। वो पहले तक सोचती है कि वो वहाँ नहीं आई, सौम्या को इसलिए गुस्सा है। और अब जब वो ये सुनती है तो उसकी सांसें बेकाबू हो जाती है, उसकी दुनिया हिल जाती है। वो कहती है, व्हाट? तुम्हें ये किसने बोला? तनु ने? तुम सुनो मेरी बात। यहाँ सौम्या एकदम ट्रिगर पे उंगली जमाती है और कहती है, मैंने कुछ बोला, आंसर मी, वरना दूसरे ही पल इसकी खोपड़ी के सेंटर में इसे नर्क का द्वार नजर आ जाएगा। आई स्वेयर रिधि, मैं रुकूंगी नहीं। मैंने जो पूछा है मुझे आंसर चाहिए। आई सेड आंसर मी। तुम्हारे लिए वो खेल था, बदला था। मैंने तुम पे हाथ उठाया तो इसका बदला था। इसका जवाब भी देना कि ये पार्टी आज किस चीज़ के लिए है? ये पार्टी आज क्या तुम्हारे और इसके रिश्ते के लिए रखी गई है? ये महफिल क्या आज मेरे इश्क के जनाजे उठाने के लिए सजी गई है? आई सेड आंसर मी रिधि। और उसकी आवाज़ में इतनी गरज थी कि रिधि कांपने लग जाती है और कुछ जवाब ही नहीं देती कि दूसरे ही पल सौम्या अगेन ट्रिगर प्रेस करने को होती है यार, कि वो ना नहीं रुकने वाली थी। और वो बस करती कि रिधि एकदम राज के सामने आ जाती है। भाई ये नहीं करना था ना। वो एकदम राज के सामने आ जाती है, उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, बिल्कुल उसे अपने पीछे छिपा लेती है। और सौम्या के हाथ ट्रिगर पे ही जम जाते हैं। यहाँ रिधि के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था सौम्या इस वक्त शांत नहीं होगी और गुस्सा उसका सिर्फ तबाही लाएगा और कुछ भी किसी को भी हासिल नहीं होगा इस चीज़ से। और रिधि जैसे राज को प्रोटेक्ट करने लगती है, उसके सामने आती है, सौम्या की आंखों के कोने से एक आंसू की धार टपकती है यार, उसका दिल टूट जाता है। और रिधि कहती है, हाँ वो सब मैंने बदला लेने के लिए स्टार्ट किया था, सब मेरी चाल थी ताकि तुम मेरे कदमों में आ जाओ। और हाँ, ये महफिल रिश्ता होने के लिए ही रखवाई गई है पापा ने। लेकिन सौम्या, और वो आगे कुछ कहती, सौम्या अपनी राइफल नीचे कर लेती है और रिधि सॉक्ड, क्योंकि उसको ना उसके आंखों में कोई एक अजीब सा दर्द दिखता है जो उसने कभी नहीं देखा था। वो सॉक्ड और वो कहती है कि मेरी बात सुनो प्लीज, शांत हो जाओ। यहाँ सौम्या अब कुछ नहीं कहती, वो धीरे धीरे अपने कदम बैक लाती है, होठों पे मुस्कान, आंखों से आंसू टपक रहे। और रिधि चिल्लाती रह जाती है कि मेरी बात सुनो प्लीज। और सौम्या पलट जाती है और यहाँ रिधि के पापा के चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। और वो अगेन सौम्या को कहते हैं कि रुको। और सौम्या के कदम रुक जाते हैं। यहाँ वो उसको और ट्रिगर करते हैं और ट्रिगर करते हुए कहते हैं, तुम में कुछ तो बात है, इतनी अकड़, इतना जिगरा हर किसी के पास नहीं रहता। सो तुम्हारे लिए अभी भी मैं वही कहूँगा कि बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। और सौम्या देखती है पीछे।
यहाँ रिधि को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है पापा ये बहुत हो रहा है, अब मैं हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलते जाओ। वो आगे कुछ कहती है। यहाँ सौम्या कहती है जिससे मैंने चाहा उसी ने मुझे मेरी हैसियत बता दी और मुझे खैरात दी जा रही है। हाँ, अपने इश्क को भुलाने की खैरात दी जा रही है। मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते, हम अगर जिद पे आ जाए तो दरिया नहीं लेते। और वो देखती है रिधि को लास्ट बार और कहती है, उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि हमें कुछ देना चाहती है हुकूमत, उससे बोल दो। नज़र जो तख्त पे रखते हैं वो जूता नहीं लेते। इन हाथों से हमने दिरहमो दीनार बांटे हैं, इन हाथों से फेंका हुआ सिक्का नहीं लेते। और तेरे जुल्म की हर एक कहानी याद रखूंगी। किसने कहा तुझसे कि हम बदला नहीं लेते। और रिधि ना नहीं सहन कर पाती उसके शब्द। रिधि की आंखों में आंसू का तूफान आ जाता है और उसी पल सौम्या वहां से बाहर निकल जाती है। और यहाँ रिधि की आंखें बंद होने को होती है, वो सौम्या के पीछे जाने को होती है कि उसी पल उसकी आंखें प्रॉपर बंद हो जाती है। वो बस जमीन पे गिर जाती कि उसे राज एकदम थाम लेता है। और सबसे ज़्यादा जो अंगार बनती है वो थी रिधि की माँ। पहले तक उन्हें लगता है रिधि ये सब चाहती है कि सौम्या को दर्द मिले, बट जब वो रिधि की हालत इस कदर देखती है वो एकदम उसके पास आके उसे सहारा देती है और आंखों में आग लिए देखती है रिधि के पापा को और कहती है अगर मेरी बच्ची को तुम्हारे इस पागलपन से कुछ हुआ तो मैं बताऊंगी फिर तुम्हें पागलपन किसे कहते हैं। और सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। रिधि पूरी तरह बेहोश हो जाती है और यहाँ सौम्या जैसे गेट से बाहर निकलती है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, मानो धीरे धीरे सब ब्लर हो रहा हो। बट वो खुद को संभालती है और देखती है अपने बगल, वहाँ फेरी लाइट्स लगी थी, पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल सामान था वहाँ जो पूरे घर को सजा रहा था, जो पूरे घर में फैला था बाहर से सजावट के लिए। और सारे जगह सजावट के लिए लगे पर्दे कलरफुल जो पूरे घर को घेरे हुए थे। वहाँ पे कैटरिंग वाले भी डर के मारे भाग गए थे जब लड़ाई हुई थी तो। और सौम्या के हाथ कांप रहे थे, उसे उतना साफ दिख भी नहीं रहा था और वो ऐसे ही कांपते हाथों से अपनी राइफल पकड़ के अच्छे से उस पर पकड़ बनाती है और निशाना बनाती है वहाँ कि उस सेटअप को जिसकी तारे पूरे घर को जोड़ रखी थी। और जस्ट फायर, जस्ट वन क्लिक और आफ्टर अ सेकेंड उसकी चिंगारी वहाँ के हर एक चीज़ को अपनी लपेट में ले लेने लगती है। और किसी को कुछ अंदाजा हो चिंगारी तबाही का रूप ले लेती है। और घर वाले और सब अंदर थे, गार्ड्स भी, ओह माय गॉड। और सौम्या ऐसे ही बढ़ती है बाहर। यहाँ जैसे वो गेट से बाहर आती है एक नज़र देखती है अंदर की तरफ जहाँ घर का हर कोना लपेट में आ चुका था। अंदर वालों को तब एहसास होता है जब हर एक कोने से धुआं अंदर आने लगता है, सबकी सांसें रुकने लगती है और गार्ड्स हरकत में आ जाते हैं, हर कोई सर्वेंट हरकत में आता है और वहाँ पानी डालने लगता है। रिधि के पापा रिधि को गोदी में उठाए बाहर ला लेते हैं और जब तक मेन डोर पे असर पड़ता वो लोग सब वहाँ से निकल जाते हैं भाग के। और राज और रिधि की माँ और उसके पापा रिधि को कार में बिठा के वहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं। और यहाँ आते हैं हम सौम्या पे जो कि वहाँ से आगे निकल के बहुत आगे आ जाती है। अब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती, धीरे धीरे उसके कदम रुक जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है और जख्मी हालत में वो सड़क पे गिर जाती है। ओ भाई, इसकी ना दुनिया उजड़ गई थी यार। जैसे वो वहाँ गिरी थी एक एक कर सारी गाड़ियाँ रुक जाती है और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद, रात का टाइम था वो, उसकी ये हालत देख के वहाँ के कुछ लोग उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। और अब हमें दिखाते हैं बिल्कुल रात के 10-11 बजे का सीन जहाँ रिधि को दिखाते हैं वो हॉस्पिटल में थी और उसकी आंखें खुलती है, धीरे धीरे उसे होश आता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और रिधि घबराते हुए उठ जाती है और पूरा रूम खाली था, पूरा रूम खाली था। और जैसे उठती है अपने हाथों को देखती है, वहाँ ड्रिप लगी थी और वो कुछ भी नहीं सोचती, वो उसे खींच डालती है और उठ जाती है और लड़खड़ाते कदमों से भागने लगती है रूम से बाहर और आ जाती है। कुछ टाइम के बाद उसे अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके घर वाले और सब जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे कि कब उसे होश आए, उनकी नज़र जैसे पड़ती है रिधि पे,
भाई उनकी हालत क्या बयां करो, वो कांपने लगते हैं और कहते रिधि तुम बाहर क्यों आई, बच्चा तुम अभी सही नहीं हो। और वो किसी की नहीं सुनती, मानो सारी दुनिया उसके लिए ब्लर हो गई हो। वो अपने कदम वहाँ से बाहर बढ़ाती है, भागती है और उसके घर वाले उसके पीछे भागते हैं। रिधि को आज रोकना किसी की बस की बात नहीं थी। वो सारी हदें तोड़ के आ रही थी और शायद खुद को पूरी तरह हार चुकी थी आज। और वो जैसे गेट से बाहर निकलती है, उसका भाई एकदम उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है रफली और कहता क्या हो गया है तुम्हें, होश में आओ, कहाँ जा रही हो तुम, रात है, इस तरह देखो तुम्हारे पाँव में चप्पल तक नहीं है, आर यू मैड। यार रिधि पता नहीं किस किस तरह खुद को कर डालती है आज। वो अपनी तरह नहीं लग रही थी, कुछ अलग लग रही थी, कुछ अलग बन गई थी। वो कहती है हाँ हाँ हो गई हूँ मैं पागल, पूरी तरह पागल हो गई हूँ मैं, और इसमें मुझे पागल बनाने वालों में से सबसे ज़्यादा हाथ आप लोगों का है। वो अपने घर वालों को सुनाने लगती है और कहती है सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जुल्म मेरा है समझे आप। मैं क्यों उसके इतने करीब होते गई, उसे हराने की चाह में खुद को हार गई। अब मुझे इसी हार के साथ जीना है, मुझे उसके साथ जीना है। और यहाँ भाई उसकी ममा जिसकी जान थी वो एकदम रिधि को अपने सीने से लगा लेती है। और यहाँ उसके पापा को गुस्सा आता है। वो कहते हैं रिधि तमाशा मत करो, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, यहाँ कोई शो नहीं हो रहा है, सब देख रहे हैं हमें, सोच चलो यहाँ से। और किसके पास जाने की बात कर रही हो तुमने देखा नहीं क्या, तुमने देखा नहीं उसने अपना लेवल किस तरह बताया, जाते जाते पूरा घर जला डाला हमारा। यार रिधि कहती है पापा उसने मेरी आत्मा जला डाली है, घर नहीं, मुझे पता है वो शरीफ नहीं है, वो सरफरी है, इतनी आसानी से सब नहीं भूलेगी, ये कुछ भी नहीं, आगे क्या क्या तबाह होगा खुद मुझे पता नहीं, बट मैं मजबूर हो गई हूँ पापा, मैं खुद को हार चुकी हूँ, मुझे खुद पे काबू नहीं है, मुझे लगता है वो मेरी डोर उसके हाथों में चली गई है, उससे ही मैं कंट्रोल हो रही हूँ, मुझे उसके पास जाना है, इससे पहले मैं उसे हमेशा के लिए खोलूँ। यहाँ उनका दिमाग खराब हो जाता है और रिधि कहती है मुझे आप ही नहीं रोक सकते हो, और आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हो। और उसकी मम्मा कहती है रिधि मेरी बात भी नहीं सुनोगी बच्चा, क्या हो गया है आपको। यह रिधि देखती है अपनी मम्मा को और कहती है माँ आप तो मुझे समझो। उसकी माँ और सबने उसे पहली बार ऐसा देखा था। और उसकी मम्मा उसके भाई को इशारे करती है, उसका भाई भी हाँ में सर हिलाता है और अब वो कार निकालते हैं। और रिधि का हाल अभी भी बस उसके बस में नहीं था, अपने आपे में नहीं थी वो, और वो जल्दी से कार में बैठ जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्ट सौम्या की बिल्डिंग के नीचे। और कार रुकती है, रिधि किसी को नहीं रुकती, उसका भाई उतरने वाला था कि रिधि उनसे पहले डोर खोल के बेशुद्ध होके भागती है अंदर, और फिर सौम्या के रूम के बाहर आके डोर खोलने लगती है, बट डोर बंद था। रिधि ने कीज भी कहीं खोली थी और उसे पता भी नहीं था कि सौम्या कहाँ है, उसे लग रहा था अंदर है। यहाँ रिधि दरवाज़ा पीटने लगती है और कहती है डोर खोलो, मेरी बात सुनो, प्लीज ओपन द डोर, खोलो यार दरवाज़ा, मैं बताने वाली थी सब, प्लीज ओपन द डोर, बट डोर नहीं खुलता। यहाँ वो और कुछ करते, वहाँ के ऑनर वहाँ आती है और कहती है आप किसे ढूंढ रहे हो। उसका भाई कहता है यहाँ सौम्या रहती है, वो कहाँ है। वो कहती है यहाँ आज आपसे पहले भी एक लड़की आई थी, क्या नाम था उसका, सिया बोल रही थी उसको, पूरे 6 घंटे तक वो दरवाजे पे बैठी रही, पागलों की तरह रोती रही, बट यहाँ कोई नहीं आया। और तो और उस लड़की को लेने के लिए उसके घर वाले आए, गार्ड्स लोग आए, फिर भी वो नहीं गई। और वो सौम्या आई ही नहीं आज घर। और वो शॉक्ड, वो कहते सिया कहाँ गई फिर। वो कहते वो बेहोश हो गई। कोई कितना इंतजार करता और कितना रोता, और उसके घर वाले उसे ले गए। और यहाँ रिधि जैसे सुनती है उसका दिल सब समझ गया था, उसकी आंखों में इतना दर्द कि बयां कैसे करूं। वो कांपने लगती है और देखती है अपने भाई को गुस्से में, और एकदम उनका कॉलर पकड़ के कहती है खुश हो गए हो आप सब, है ना। वो कहते हैं रिधि होश में आओ, प्लीज होश में आओ यार, ढूंढ लेंगे हम उसे।
और रिद्धि की आईज धीरे धीरे क्लोज। उसकी आंखों के सामने सौम्या ही नजर आ रही थी उसे। उसका भाई एकदम उसे थाम लेता है और वो पूरी तरह उनकी बाहों में बेहोश हो जाती है। यहाँ ऑनर कंफ्यूज कि इन्हें क्या हुआ, जो आ रहा है सब बेहोश हो रहे हैं उसके लिए। और ऑनर अपने घर चली जाती है। कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा दर्दनाक हो गया ना, तो थोड़ा सा मस्ती बनती है। और ऑनर ना अपने घर चली जाती है और वहाँ उसकी बेटी जो बस रोए जा रही थी अपने रूम में, वो कहती है अब तुम्हें क्या हुआ यार, पहले से मेरा दिमाग खराब है आज, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। उसकी बेटी गुस्से में पूरा रूम बिखेरने लगती है और कहती है चली गई ना, वो चली गई ना, मैंने आज उसके लिए क्या नहीं सोचा था, मैं पागल हो जाऊंगी आज। मैंने उसके हाथों में किसी और के नाम का गुलदस्ता देखा है और अब वो खुद ही गायब हो गई है। यहाँ उसकी माँ शॉक्ड और उसके पापा भी, और वो इतना चीखती है कि धीरे धीरे बेहोश। देख रहे हो क्या है यार ये। और उसकी माँ ने बेचारी ने आज सौम्या के नाम से इतने बेहोश होते देखे थे। पहले तो वो शौक थी और अब सबसे बड़ा शौक उसे अपनी बेटी बेहोश होते देख के लगता है। इतना बड़ा शौक कि वो खुद सौम्या सौम्या तुम कहाँ हो करके बेहोश हो जाती है यार। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।